नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान से, जहां एक शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद बवाल हो गया। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गृह युद्ध की धमकी देते हुए भारत में विलय यानी मिल जाने की चेतावनी दी। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ वहां लोगों का गुस्सा पहले से ही बढ़ा हुआ था, लेकिन इसी दौरान पिछले हफ्ते एक शिया धर्मगुरु को विवादास्पद बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अलग अलग इलाकों में लोगों ने पाकिस्तान पर अत्याचार करने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों के भड़के गुस्से को देखते हुए कनाडा ने तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और उन्हें वहां नहीं जाने की सलाह दी, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान से सामने आ रही प्रदर्शन की तस्वीरें डराने वाली हैं। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी से भड़के लोगों ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान का अत्याचार वो नहीं सहेंगे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिलाए जाने के नारे लगाए और शिया धर्मगुरु की रिहाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गृह युद्ध की चेतावनी के साथ भारत में विलय की धमकी भी दे डाली। दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। बीते 5 दिनों में गिलगिट बाल्टिस्तान इसी तरह सुलग रहा है। वहाँ के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी के बाद गिलगिट बाल्टिस्तान के कई इलाकों में विरोध की आग भड़क गई। सड़क पर उतरे लोगों ने पाकिस्तान पर शिया समुदाय पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। और गिलगिट बाल्टिस्तान में मचे बवाल के बाद कनाडा ने एक बड़ा फैसला ले लिया। वहां की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी और उन्हें गिलगिट बाल्टिस्तान जाने से बचने की सलाह दी, क्योंकि वहां कई इलाकों में शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। गिलगिट बाल्टिस्तान से सामने आए वीडियो में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करते दिखे। इसी वजह से कनाडा की सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों को वहां नहीं जाने की सलाह दी। गिलगिट बाल्टिस्तान के अलावा कनाडा की सरकार ने पाकिस्तान के कुछ शहरों की यात्रा करने से भी अपने नागरिकों को रोका। कनाडा सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में नागरिकों को कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर नहीं जाने की सलाह दी गई। उधर पाकिस्तान में महंगे बिजली बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां कई शहरों में महंगे बिजली बिल की वजह से जनता का गुस्सा फूट पड़ा, जिसकी एक तस्वीर कराची से आई, जहां हजारों महिलाएं विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरी और उन्होंने अपने घरों में आए महंगे बिजली बिलों को जलाकर प्रदर्शन की आग को और भड़का दिया। इस दौरान उन महिलाओं ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार ने देश में मची किल्लत के बावजूद वहां के नेताओं और अफसरों को मुफ्त में बिजली और पेट्रोल दिया, जिसकी वजह से वहां इन दिनों दोनों चीजों के दाम आसमान छूने लगे। मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल उनको दिया जा रहा है, उसका सारा दबाव अवाम के ऊपर है। इस विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों की तादाद में महिलाएं इकट्ठा हुई, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी जताई। इस दौरान ये मांग की गई कि पाकिस्तान की सरकार बिजली के दामों में कटौती करे ताकि जनता को राहत मिल पाए। इस बीच पाकिस्तान में महंगी बिजली से कराती जनता के ऊपर महंगे पेट्रोल की मार पड़ते ही वहां हाहाकार मच गया। एक दिन पहले वहां की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वहां पेट्रोल के दाम 300 पाकिस्तानी रुपए से ऊपर पहुंच गए, जिससे पाकिस्तान में भूचाल सा आ गया। एक दिन पहले ही वहां की मौजूदा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14 पाकिस्तानी रुपयों का इजाफा कर दिया, जिसके बाद वहां पेट्रोल की कीमत 305 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं 1 लीटर डीजल खरीदने के लिए अब पाकिस्तान की जनता को 312 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने होंगे। पाकिस्तान की जनता ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया, जिसके बाद पहले से ही महंगे बिजली बिल और महंगी चीनी की वजह से परेशान जनता का हाल और बुरा हो गया। और इसी से जुड़ा एक वीडियो भी इस दौरान इंटरनेट पर वायरल हो गया। पाकिस्तान से सामने आए इस वीडियो में एक शख्स पेट्रोल के दामों से तंग आकर अपनी मोटरसाइकिल को तोड़ता नजर आया। पेट्रोल की कीमतें वहां इतनी बढ़ गई हैं कि आम लोगों की कमर टूट चुकी है, और वो भी बहुत बुरी तरह से। पाकिस्तान से सामने आए इस वायरल वीडियो में वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर डंडे बरसाता दिखा। इस दौरान वो पाकिस्तान में आसमान छूते पेट्रोल के दामों पर बहुत बुरी तरह भड़का दिखाई दिया। इस दौरान उसने इतने गुस्से में अपनी मोटरसाइकिल पर डंडे मारे कि उसकी सूरत ही बिगड़ गई। उस बाइक की पेट्रोल की टंकी और सीट तो उससे अलग होकर सड़क पर बिखर गए। हालांकि वो उसके बाद भी नहीं रुका और तब तक उस मोटरसाइकिल पर डंडे बरसाता गया जब तक वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हो गई। और पाकिस्तान के लोगों के लिए ये इकलौती मुश्किल नहीं है, बल्कि वहाँ तेल के दाम के बाद अब ट्रेनों का किराया बढ़ाने की तैयारी भी पूरी हो गई है। इसके अलावा माल ढुलाई का किराया बढ़ने की वजह से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ने तय हैं। मतलब ये कि वहाँ के लोगों पर चौतरफा मार पड़ने वाली है, जिसका मतलब ये कि वहाँ के लोगों के लिए गाड़ियों से सफर करना तो मुश्किल था ही, और अब उन्हें ट्रेन से सफर करने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ेगा।
क्योंकि वहां के रेलवे मंत्रालय ने ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। वहां के रेलवे विभाग के ऐलान के मुताबिक शनिवार से वहां ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के किराए में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसका मतलब ये कि अगर किसी ट्रेन का टिकट 100 रुपए का था तो अब वो 105 रुपए का मिलेगा। वहीं ट्रेन के जरिए कुरियर और अन्य सामान भेजने वालों को भी 5% एक्स्ट्रा किराया भरना होगा। और पाकिस्तान में वहाँ के रेलवे विभाग के इस फैसले का असर वहाँ के लाखों लोगों पर पड़ेगा, जिसका मतलब ये कि सड़कों पर चलने से कतरा रही पाकिस्तान की जनता का अब ट्रेन के जरिए सफर करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बीच कंगाल पाकिस्तान को चीन ने बकाया चुकाने की धमकी दे डाली। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां एक खदान से कोयला निकालने वाली चीन की एक कंपनी ने पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उसका बकाया रकम नहीं दी गई तो वो कोयले की खुदाई बंद कर देगा, क्योंकि दावा किया गया कि कर्ज के दलदल में फंसे पाकिस्तान ने कई महीनों से चीन की उस कंपनी को पैसे नहीं दिए और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक जुलाई के अंत तक पाकिस्तान की सरकार पर उस कंपनी का बकाया करीब 1550 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो गया। इसीलिए चीन की कंपनी ने 10 सितंबर तक पैसे चुकाने का अल्टीमेटम दे दिया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने तय तारीख पर बकाया रकम नहीं चुकाई तो वो खदान में कोयला खुदाई बंद कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को बड़े बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन की वो कंपनी खदान से जो कोयला निकालती है उसका ज्यादातर हिस्सा बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लखनऊ से। वहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम अंकित वर्मा, अजय रावत और शमीम उर्फ बाबा हैं। आरोप है कि इन तीनों ने ही मिलकर विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस पिस्तौल से हत्या की गई वो उसी कमरे में तकिए के नीचे रखी थी। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले विनय और उन तीनों आरोपियों के बीच हाथापाई भी हुई थी। जांच में पता चला कि घटना वाली रात इन चारों के अलावा सौरभ रावत और अरुण प्रताप सिंह उर्फ बंटी नाम के 2 और लोग भी वहां मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक पहले सबने मिलकर पार्टी की और फिर जुआ खेलने के दौरान विनय 12,000 रुपए हार गया। इसी बात पर विनय का उन लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद उन लोगों ने मिलकर उसे गोली मार दी। और लोगों ने काफी शराब का सेवन करा हुआ था। उसी दौरान में विनय ने झगड़ा किया इस बात को लेकर के कि वो 12,000 के करीब में जो है पैसे हार गया था। उसी को लेकर के उसने लड़ाई करी। और लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में एक आदमी की गोली मारकर हत्या की वारदात से पूरे शहर में सनसनी मच गई। मरने वाले का नाम विनय श्रीवास्तव है, जिसे मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर उर्फ आशु का दोस्त बताया जा रहा है, जिसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। विनय श्रीवास्तव का खून से सना शव केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर से बरामद हुआ। पुलिस को शव के पास से ही एक लाइसेंसी पिस्तौल भी मिला है। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 30 साल का विनय विकास किशोर का दोस्त था। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिस घर में वारदात को अंजाम दिया गया उसमें विकास किशोर और उसके कुछ दोस्त रहते थे। ये विकास किशोर का घर है और इसी घर पर सुबह तड़के 4 से 4:30 के बीच में बताया जा रहा है कि हत्या हुई है। केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या की इस वारदात से पूरे शहर में सनसनी मच गई। फौरन पुलिस एक्शन में आई, 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की लाइसेंसी पिस्तौल से ही विनय श्रीवास्तव को गोली मारी गई। उस घर के अंदर जिस कमरे से विनय का शव बरामद हुआ वहीं से पुलिस को पिस्तौल भी मिली। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसी पिस्तौल से विनय श्रीवास्तव के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन पुलिस ने उस पिस्तौल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जिस पिस्तौल से हत्या की गई है वो दरअसल वो पिस्तौल केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास का ही है। सूत्रों का दावा है कि कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का लाइसेंसी पिस्तौल वारदात के वक्त उसी कमरे में था जिस कमरे में विनय की हत्या की गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि वारदात को देर रात अंजाम दिया गया और आरोपियों ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि विनय श्रीवास्तव की हत्या किसने और किस वजह से की, लेकिन पुलिस हर एंगल से हत्याकांड की जांच में जुट गई ताकि मंत्री के घर में मर्डर की इस पूरी कहानी से पर्दा उठाया जा सके। और सूत्रों का दावा है कि पुलिस की जांच के दौरान जिस कमरे में विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई उस कमरे का सीसीटीवी कैमरा बंद मिला। सूत्र बताते हैं कि इसी वजह से पुलिस को शक है कि विनय की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के मकान में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे। सूत्रों का कहना है कि सिर्फ हत्या वाले कमरे का सीसीटीवी कैमरा ही जांच के दौरान बंद मिला। इसलिए पुलिस इस बात की तह तक पहुंचने में जुट गई कि हत्या वाले कमरे का कैमरा कहीं जानबूझकर बंद तो नहीं किया गया। और ये जो सीसीटीवी है, ये सभी सीसीटीवी जो है वो लोकल पुलिस ने इसको ले लिया है। हालांकि पुलिस मकान में लगे दूसरे सीसीटीवी वीडियो खंगालने में जुट गई। इसके अलावा पुलिस ये जानने की कोशिश में जुट गई कि वारदात के वक्त मकान में कितने लोग और कौन कौन मौजूद थे, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि
की घटना के वक्त मंत्री कौशल किशोर के मकान में 6 लोग मौजूद थे। इधर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपने बेटे विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल पर सफाई दी। उन्होंने ये भी बताया कि वारदात की रात विकास घटना वाली जगह पर मौजूद ही नहीं थे और वो अपनी मां को देखने और उनकी देखभाल के लिए फ्लाइट से दिल्ली गए थे। इस घटना के बाद सबूत के तौर पर विकास किशोर ने अपने एक दोस्त के साथ फ्लाइट और टिकट की तस्वीर भी जारी की, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनकी लाइसेंसी पिस्तौल से ही विनय श्रीवास्तव की हत्या की गई। इस मामले में न्यूज 18 की टीम ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने विकास की लाइसेंसी पिस्तौल पर सफाई दी। बेटा तो अपनी पिस्टल लेकर के गया था, क्योंकि वो दिल्ली गया था फ्लाइट से, और पिस्टल केवल उत्तर प्रदेश तक अनुमन्य है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि विनय श्रीवास्तव 2017 से उनसे जुड़ा था और वो उनके बेटे विकास किशोर का बहुत करीबी दोस्त था, इसीलिए वो अक्सर विकास के साथ ही उनके घर पर रहता था। इस बीच लखनऊ में विनय श्रीवास्तव के घर वालों ने हत्या से पहले उनके साथ मारपीट होने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में हत्या की वारदात सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच अंजाम दी गई और विनय श्रीवास्तव के घर वालों के मुताबिक वारदात के वक्त विकास किशोर के घर में विनय श्रीवास्तव के अलावा 3 लोग अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम बाबा मौजूद थे। सूत्र बताते हैं कि रात में विनय की इन तीनों के साथ झड़प हुई थी। मृतक के भाई का आरोप है कि रात में झड़प हुई है और झड़प के बाद ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घर वालों का आरोप है कि विनय श्रीवास्तव को गोली मारने से पहले उनके साथ मारपीट की गई थी। शर्ट उतरी ही मिली है, शर्ट तो उसने पहनी ही नहीं थी और शर्ट फटा मिला है और बटन टूटी मिली है। वही विनय की हत्या के बाद उनके घर में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाते हुए हत्याकांड में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घर वालों ने शक जताया कि विनय की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई। इधर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर हुई विनय श्रीवास्तव की हत्या के बाद उनके घर वालों ने जमकर हंगामा किया। विनय श्रीवास्तव के घर वालों ने शव को सड़क पर रखकर पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। विनय श्रीवास्तव की हत्या के बाद उनके घर में मातम पसर गया। अपने जवान बेटे की हत्या की खबर सुनकर उनकी मां अपना सुध-बुध तक खो बैठी। अरे गोली क्यों मार दी? घर वालों ने हत्या में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही मंत्री के बेटे विकास कौशल पर हत्या की साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। फांसी की सजा दी जाए हमको। मंत्री का बेटा क्या है इसमें आरोपी आपको लगता है? लड़के को हमारे उन्होंने मारा है, उन्होंने मारा है, उन्हीं के साथ रहता था, उनका रिवॉल्वर तो पास रखा था। घर वालों ने काफी देर तक सड़क पर प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया। उधर अमेरिका के साउथ कैरोलिना में इडालिया तूफान की वजह से कार के हवा में उड़ने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। फ्लोरिडा में भयंकर तबाही मचाने के बाद ये तूफान साउथ कैरोलिना पहुंच गया, जहां उसने कार को खिलौने की तरह हवा में उछालकर दूर पटक दिया। उस वक्त तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस कार के कुछ हिस्से टूटकर हवा में उड़ गए। ये पूरी घटना उस कार के पीछे खड़ी एक दूसरी कार में बैठे आदमी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली, जिसमें दिखा कि तूफान की वजह से वहां इतना धुआं छा गया कि नजदीक की भी चीजें दिखनी मुश्किल हो गई। ऐसे में उस सड़क से गुजर रही सभी कारों ने अपनी हेडलाइट ऑन कर ली। तभी हवा का बवंडर आया और उसने काली रंग की उस कार को तहस नहस कर दिया। गनीमत ये रही कि इस भयंकर हादसे में उसके ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन उसे काफी चोटें आई। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई, जहां इडालिया तूफान ने सैकड़ों पेड़ और मकानों को बर्बाद कर दिया। इधर चीन में साओला नाम का भीषण तूफान अगले कुछ घंटों में पहुंच जाएगा और आशंका जताई गई कि यह तूफान वहां भयंकर तबाही मचा सकता है, जिसे देखते हुए चीन की सरकार ने समुद्र के किनारे बसे कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि ये तूफान 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीन की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफान का खतरा हांगकांग और चीन के शेनचेन शहर के आसपास सबसे ज्यादा है। आशंका जताई गई कि इनके अलावा चीन के कई दूसरे शहर भी साओला नाम के इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं, जिसे देखते हुए उन सभी शहरों में तूफान से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई। सबसे पहले तो समुद्र के किनारे बसे इलाकों को खाली करा लिया गया, ताकि वहाँ नुकसान कम हो। इसके साथ ही वहाँ मौजूद दुकानों और दूसरी इमारतों के आसपास पॉलिथीन और रेत की बोरियां लगा दी गई, जिससे समुद्र का पानी उन्हें बर्बाद न कर सके, क्योंकि माना जा रहा है कि जैसे ही ये तूफान चीन के तटों से टकराएगा, कई इलाकों में प्रचंड हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही अनुमान है कि समुद्र की लहरें भी कई इलाकों को डुबो देंगी। उधर ग्रीस के जंगलों में आग लगने के बाद छुप कर रह रहे प्रवासी मजदूरों की पोल खुल गई। बताया गया कि आग बुझाने के दौरान वहां की रेस्क्यू टीम को 25 प्रवासी मजदूर मिले, जो जंगलों में लगी आग की वजह से बाहर आने को मजबूर हो गए। माना जा रहा है कि ये प्रवासी मजदूर गैर कानूनी तरीके से ग्रीस में दाखिल हुए थे, जो वहां की सरकारी एजेंसियों से छुप कर वहां रह रहे थे, लेकिन जंगलों की आग ने उनकी लोकेशन पर रेस्क्यू टीमों को पहुंचा दिया, क्योंकि 14 दिन से एवरोस के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। उसकी लपटें कई फीट ऊंची उठती हुई नजर आई।
आग इतनी भीषण हो गई कि उसकी चपेट में जो आया वो जलकर राख हो गया। आग की वजह से वहां हर तरफ दम घोंटू धुआं फैलने लगा, जिसमें सांस लेना दूभर हो गया, जिसकी वजह से वहां छिपे 25 प्रवासी मजदूरों की जान पर बनाई, जिनमें 23 मजदूर सीरिया से, एक लेबनान और इराक से आकर वहां छिपकर रह रहे थे, जिन्हें मजबूरी में आग बुझा रही रेस्क्यू टीम के सामने आना पड़ा, क्योंकि वहां आग में झुलसकर 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर बताए गए। इधर दिल्ली के भजनपुरा में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या के मामले में पुलिस ने माया गैंग के 2 और गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले 30 अगस्त को पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था, जिसके एक रोज बाद पुलिस ने भजनपुरा मर्डर केस में शामिल 2 और लोगों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के नाम सुहेल उर्फ बावर्ची और जुबैर है और दोनों की उम्र 23 साल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये दोनों दिल्ली के बुराड़ी इलाके में छिपे हुए थे और पुलिस से बचने के लिए पंजाब भागने की फिराक में थे, लेकिन इनके इरादों का पता चलते ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 29 अगस्त की रात को अमेजॉन के मैनेजर हरप्रीत गिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे, जिनमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी अदनान उर्फ डॉन फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। इस बीच दिल्ली के भजनपुरा मर्डर केस में शामिल एक आरोपी ने कड़कड़डूमा कोर्ट में खुद को नाबालिग बता दिया, यानी आरोपी के मुताबिक उसकी उम्र 18 साल से कम थी, जबकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि अमेजॉन के मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या में शामिल ये आरोपी 27 अगस्त को 18 साल की उम्र पार कर चुका है। लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया तो उसने कोर्ट के सामने खुद को नाबालिग बताया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी खुद को नाबालिग इसलिए बता रहा है ताकि वो सजा से बच पाए, जबकि पुलिस का दावा है कि आरोपी बालिग है और 27 अगस्त को ही वो 18 साल की उम्र पार कर चुका है। हालांकि कोर्ट ने आरोपी के खुद को नाबालिग बताए जाने के बाद जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड को 4 सितंबर तक उसकी सही उम्र पता करने के निर्देश दे दिए। जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड उन किशोरों के लिए एक अलग कोर्ट के रूप में काम करता है जिन पर किसी अपराध के आरोप लगे हैं। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि 1 साल पहले भी आरोपी हत्या और दूसरी वारदात में शामिल रहा है और उससे जुड़े रिकॉर्ड जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के पास मौजूद हैं। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 लोगों की हत्या के एक आरोपी गार्ड के घर से अवैध हिस्से को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। करीब 2 हफ्ते पहले हुई एक घटना में बैंक के उस सिक्योरिटी गार्ड पर कुत्ते से जुड़े विवाद में 2 लोगों की हत्या करने का आरोप लगा था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आरोपी गार्ड के घर पर बुलडोजर चला दिया। सामने आए एक वीडियो में जमीन की खुदाई करने वाली मशीन आरोपी के घर के आगे के अवैध हिस्से को ढहाती नजर आई। नगर निगम की टीम के द्वारा एक जो हत्या के आरोप में जो अभी फिलहाल में जेल निरुद्ध है, उसके घर पे कार्रवाई की गई। नगर निगम के इस एक्शन के दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई और आरोपी के पूरे मकान को तोड़ने की मांग की गई। आरोप है कि इंदौर की कृष्णा बाग कॉलोनी में 17 अगस्त की रात कुत्ता घुमाने पर हुए विवाद के बाद उस गार्ड ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 बहनों के गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पुलिस के मुताबिक वहां 10 आरोपियों ने 2 बहनों के गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और रूह कपा देने वाली ये वारदात एक रोज पहले उस समय हुई जब वो दोनों बहनें राखी बांधकर देर रात घर लौट रही थी। लेकिन तभी एक सुनसान इलाके में आरोपियों ने उसके साथ लूटपाट की। इसके बाद आरोपियों की दूसरे गैंग ने बड़ी बहन के मंगेतर को बंधक बना लिया और आरोप है कि दोनों बहनों के गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। दोनों लड़के को लेकर गए रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर और वहाँ ले जाकर उन लोगों ने बारी बारी से उनके साथ में बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़ित बहनें किसी तरह पास के थाने पहुंची और गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई। रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में हुई इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे लूट का सामान भी जब्त कर लिया। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक कॉलेज के बाहर एक छात्रा की हत्या करने वाले को फांसी की सजा दे दी गई। वहां की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को उस छात्रा की बेरहमी से हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूत और गवाह के बयान आरोपी के खिलाफ रहे, जिसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 15 महीनों में ही सुशांत चौधरी नाम के आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में पिछले साल मई महीने में सुतापा चौधरी नाम की छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस छात्रा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी सुशांत चौधरी कॉलेज के गेट पर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते नजर आया। पुलिस ने आरोपी को उस छात्रा का प्रेमी बताया, जिसे गिरफ्तार करके हत्या का मुकदमा चलाया गया और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके आरोपी को छात्रा की हत्या का दोषी ठहरा दिया। এই রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন को अपील করব। मुर्शिदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले से छात्रा के परिवार वालों की अदालत से इंसाफ की उम्मीद पूरी हो गई। इस बीच कर्नाटक के मंड्या में कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर कर्नाटक के किसानों का प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु को पानी दिए जाने की वजह से उनके सामने पानी का संकट खड़ा हो गया,
जिससे नाराज किसानों ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक जाम कर दिया। एक तस्वीर में प्रदर्शनकारी किसान बस के सामने खड़े नजर आए, जबकि कुछ किसान सड़क पर बस के ठीक सामने बैठकर धरना देते दिखे। हालांकि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद काफी पुराना है, लेकिन CWMA यानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने तमिलनाडु को पानी देने का आदेश दिया, जिसके बाद कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी देना शुरू कर दिया और 2 सितंबर तक उसे हर रोज 5000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देना होगा। लेकिन कर्नाटक के किसानों ने आरोप लगाया कि कावेरी नदी का पानी उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए ही काफी नहीं है, इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु को दिए जाने वाले पानी को तुरंत रोकने की मांग की। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी की काट खोज ली। इसके लिए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस की यात्रा की, तो वहीं भारत ने आर्मेनिया को अपना खतरनाक पिनाका रॉकेट देने का ऐलान भी कर दिया। मतलब पाकिस्तान और उसके दोस्तों के दुश्मनों से हाथ मिलाकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। तुर्की ने पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों के साथ अपनी दोस्ती का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भारत ने तुर्की को जवाब देने के लिए पहले ग्रीस से दोस्ती मजबूत की और फिर अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट देने का ऐलान कर दिया। मतलब पाकिस्तान के दोनों दोस्तों के खिलाफ भारत ने बिसात बिछा दी, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। यही वजह रही कि भारत के NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आर्मेनिया के NSA से मुलाकात की। दावा किया गया कि भारत ने पिनाका के अलावा भी आर्मेनिया को कई हथियारों की मदद की, जिससे तुर्की का पारा चढ़ गया। और उधर पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर आतंकी संगठन TTP का कहर टूट पड़ा। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में उसकी एक टुकड़ी पर घात लगाकर हमला बोल दिया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 9 जवानों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक उसकी टुकड़ी खैबर पख्तूनख्वा इलाके में गश्त पर थी, तभी वहां सामने से 2 हमलावर एक मोटरसाइकिल में सवार होकर आए और सेना की गाड़ी पर टक्कर मार दी, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हो गया। TTP के इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 9 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल बताए गए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी TTP ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया था। वहीं कुछ दिन पहले TTP ने ही चीन के नागरिकों पर हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इशारों में ईरान को आईना दिखा दिया। ईरान अक्सर तालिबान पर अपनी जनता पर जुल्म ढाने का इल्जाम लगाता रहा है, लेकिन इस बार तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने इस मामले में उल्टा ईरान को ही घेर लिया और बगैर नाम लिए उस पर करारा हमला बोला। तालिबान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि इतने तो उनके देश की जेलों में कैदी नहीं हैं, जितने लोग दूसरे देशों से रातों रात गायब हो गए। इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर ये अनुमान लगाया गया कि उनका इशारा ईरान की तरफ था, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ये आरोप कई बार लगा चुका है कि ईरान की सरकार के खिलाफ बोलने वाले कई लोगों का अचानक नामो निशान मिट गया। आशंका जताई गई कि उन्हें बगावती सुर छेड़ने के आरोप में ईरान की सरकार ने गायब करवा दिया, जिसके बाद ईरान ने हमलावर होते ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उन्हें आईना दिखाते हुए उनके मामलों से दूर रहने की नसीहत दे डाली। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बार फिर अहमदिया मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाने पर ले लिया गया। वहां हाल ही में अहमदिया समुदाय की 2 मीनारों को गिरा दिया गया। इस समुदाय की आबादी में पाकिस्तान में बहुत कम है और पाकिस्तान इन्हें मुसलमान तक नहीं मानता और माना जाता है कि इसी वजह से वहां इन्हें निशाने पर लिया जाता रहा। यही वजह रही कि पिछले दिनों पंजाब प्रांत में अहमदिया समुदाय की मस्जिदों में मौजूद 2 मीनारों को अवैध बताकर उन्हें ढहा दिया गया। आरोप लगाया गया कि ये सब वहां के कट्टरपंथी संगठन TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इशारों पर हुआ। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 1974 में लिए गए एक फैसले के बाद से अहमदिया समुदाय के लोग मुसलमानों में नहीं गिने जाते, जिसका मतलब ये कि वो पाकिस्तान में अपनी मस्जिदें और अन्य धार्मिक स्थल नहीं बना सकते। और आरोप लगाया गया कि इसी वजह से वहां अवैध कब्जे का बहाना बनाकर अहमदिया समुदाय की उन मीनारों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। उधर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहाँ कुछ बदमाशों ने 2 कारों में जोरदार ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद वहाँ हड़कंप मच गया और जांच अधिकारियों ने तुरंत उस इलाके को खाली करवा दिया, क्योंकि वो ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। जिसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग के कर्मचारियों को दी गई। वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों कारों में लगी भीषण आग को बुझा दिया। हालांकि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त उन कारों में कोई मौजूद नहीं था। ये धमाका इक्वाडोर की राजधानी कीतो में हुआ, जिसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि ये सभी आरोपी इक्वाडोर के पड़ोसी देश कोलंबिया के रहने वाले हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इस बीच अमेरिका के नेब्रास्का में कार की पहली सीट पर सांड को बिठाने का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो सांड उस कार के अंदर बैठा दिखाई दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया।
जिसमें वो सांड गाड़ी पर सवार होकर सफर का मजा लेता दिखाई दिया। वीडियो में वो काला और सफेद सांड कार की आगे की सीट पर बैठा नजर आया। वो अपने बड़े आकार की वजह से काफी बाहर निकला हुआ था और उसके बड़े बड़े सींग भी कार के बाहर निकले दिखाई दिए। उस सांड को कार में बिठाने के लिए कार को अलग तरीके से डिजाइन किया गया। कार की उस तरफ की खिड़की को निकालकर वहां लोहे की ऊंची ग्रिल फिट की गई। जिस तरफ सांड को बिठाया गया, कार के उस साइड का आगे का शीशा भी निकाल दिया गया था, जिससे वो सांड कार में ठीक से फिट हो सके और उसकी सवारी कर सके। लेकिन सड़क पर यूं सांड को कार में सफर करता देख किसी ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी, जिसके बाद पुलिस भी हैरान हो गई और उसने कार ड्राइवर को रोका और उस सांड को वहां से वापस ले जाने को कहा। वहीं अमेरिका के टेक्सास में एक शॉपिंग मॉल में हुई फायरिंग से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां का एक शॉपिंग मॉल ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा, जिसके बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और शॉपिंग मॉल को खाली करवा लिया गया। आसपास मौजूद लोग भी गोली की आवाज सुनकर सहम गए और वहां से जल्द निकल गए। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी की घटना शाम करीब 5 बजे अंजाम दी गई, जिसमें गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसकी वजह से इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि वहां की पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई, जिसके लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। राजस्थान के करौली में विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले। ये घटना उस वक्त हुई जब राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राज्य मंत्री धीरज गुर्जर वहां के सर्किट हाउस पहुंचे और इसी बीच वहां धक्का मुक्की और नारेबाजी शुरू हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस होती नजर आई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद पुलिस का जवान उन लोगों को अलग करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो लोग नहीं माने और धक्का मुक्की करने लगे। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों में लात घूंसे चलने लगे। काफी देर तक ये तमाशा चलता रहा। हालांकि किसी तरह उन लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। वहीं राजस्थान में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस घटना से इनकार किया। गाड़ी पे खड़े होकर बोल रहा था, उस वक्त ना तो कोई लात चली ना घूसा चला। इस घटना पर करौली सीट की दावेदार महिला ने नाराजगी जताई और पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगाया। इस बीच गुजरात के बोटाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कई संत हथियारों के साथ स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े कुछ लोगों को धमकी देते नजर आए। आरोप है कि बोटाद के सारंगपुर में मौजूद हनुमान मंदिर में लगी कुछ तस्वीरों में भगवान हनुमान को स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों से आशीर्वाद लेते हुए दिखाया गया, जिस पर हिंदू धर्म के कई संत नाराज हो गए और उन्होंने गुजरात के बोटाद में मौजूद रोकड़िया हनुमान मंदिर में लगी इन तस्वीरों को फौरन वहां से हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। बार ऐसे करेंगे तो हम शस्त्र भी उठाने के लिए तैयार हैं। संतों ने आरोप लगाया कि उस मंदिर में स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों के सामने हनुमान जी को सिर झुकाए हुए दिखाया गया, क्योंकि स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों का मानना है कि हनुमान जी ने उनके संप्रदाय के संतों से आशीर्वाद लिया था। हालांकि हिंदू संतों ने इसका विरोध करते हुए इन तस्वीरों को वहाँ से फौरन हटाने की चेतावनी दे दी। उधर श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में 1 साल पहले प्रदर्शनकारियों के घुसने के दौरान पियानो बजाने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पिछले साल प्रदर्शनकारियों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी और उसी वक्त वहां पर तैनात वो पुलिस वाला राष्ट्रपति भवन में रखे पियानो को बजाने लगा था। पुलिस वाले की तैनाती राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए की गई थी, लेकिन आरोप लगे कि उसने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय वहां रखे पियानो को बजाने लगा, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई और अब जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उस पुलिस वाले को बर्खास्त कर दिया गया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पिछले साल जुलाई महीने में सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे और वो कोलंबो में कब्जा करने की नीयत से राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा था। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के एक मामले में खुद को बेकसूर बताया और अपने ऊपर लगे आरोपों को पढ़ने से इनकार कर दिया। ये मामला 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जॉर्जिया में ट्रंप को मिली हार से जुड़ा है, जिसमें ट्रंप अपनी हार को पलटने की कोशिश करने के दोषी हैं, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को 6 सितंबर को जॉर्जिया की एक कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान पेश होना है। यही नहीं, उस सुनवाई में ट्रंप को अपने ऊपर लगे आरोपों को सबके सामने पढ़ना भी होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान 19 लोगों को दोषी करार दिया था, लेकिन ट्रंप ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर खुद को बेकसूर बताया और खुद पर लगे आरोपों को पढ़ने से छूट देने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से माफी की मांग भी की। इस मामले में दोषी करार होने के बाद ट्रंप 24 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने भी पहुंचे थे। हालांकि कुछ ही देर बाद वो जेल से छूट गए थे। ट्रंप किसी भी मामले में कोर्ट के सामने सरेंडर करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के एक सांसद ने चीन को चेतावनी दे डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन पर जंग के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया।
और दावा किया कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन ने दक्षिण चीन सागर में जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। यही नहीं, अमेरिकी सांसद रॉब विटमैन के मुताबिक चीन दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजों को भी आंखें दिखा रहा है। जिसका मतलब साफ है कि चीन उस इलाके में अमेरिका का दखल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। ऐसे में अमेरिका भी चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ताइवान को भी हथियारों की एक और बड़ी खेप देने की घोषणा कर दी, ताकि चीन अगर ताइवान पर हमला करे तो उस पर दो तरफा वार हो। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रॉब विटमैन की ताइवान दौरे पर जाने के बाद चीन के जंगी जहाजों ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को पार किया और उसकी सीमा में घुसपैठ की, जिससे अमेरिका भड़क गया और उसने चीन को चेतावनी दे डाली कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इधर हैदराबाद में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में अभ्यर्थियों ने डीजीपी ऑफिस का घेराव किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन अभ्यर्थियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें प्रदर्शनकारी बैनर पोस्टर लेकर डीजीपी ऑफिस का घेराव करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंचे जवानों और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में जरा भी देरी नहीं की, लेकिन अभ्यर्थी टस से मस नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और एक एक कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस की गाड़ी में भरने लगे। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में ईडी का एक्शन देखने को मिला। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के घरों पर छापे मारे गए, जिससे हड़कंप मच गया। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार की जांच कर रहे ईडी के अफसरों ने करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की कई टीमों ने जयपुर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत पर तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक योजना से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों से ईडी के अफसरों ने सवाल जवाब भी किए, ताकि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का पता लगाया जा सके। क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना के दौरान 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। फर्जी दस्तावेज के आधार पर टेंडर दे दिए गए। इन्हीं आरोपों के आधार पर ईडी के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 ठिकानों पर छापे मारे। इधर मध्य प्रदेश के देवास में लड़कियों की फोटो से छेड़छाड़ कर उनको ब्लैकमेल करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी के खिलाफ करीब 40 लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वो आरोपी इंस्टाग्राम से लड़कियों का फोटो निकालकर उन्हें एडिट करता था और उनके फोटो को अश्लील बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। ऐसा करके वो कई लड़कियों से मोटी रकम भी वसूल चुका था। पूरे नेक्सस को हम लोगों ने नैप किया है, इसको पकड़ा है और इसमें काफी बड़ी संख्या में एक रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके ऊपर हम बड़ी कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी इस काम के लिए 25 आईडी चलाता था, जिससे पूछताछ कर उसके साथ इस काम में और कौन कौन शामिल था पुलिस इसकी जांच में जुट गई। वहीं पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई पर देवास विधायक ने थाने पहुंचकर उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाया। इस बीच दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन की सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों में ड्रोन कैमरों की तैनाती कर दी गई। दिल्ली पुलिस सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए आसमान से निगरानी शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक ड्रोन से दिल्ली के उत्तरी जिले के कई इलाकों की निगरानी होती दिखी। पुलिस के मुताबिक उत्तरी जिले में कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जिनकी वजह से पुलिस ने ड्रोन कैमरे से चौकसी शुरू कर दी। क्योंकि दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष समेत कई प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और उन सभी की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस अभी से अलर्ट हो गई। अगले जो 10 दिन रहेंगे हमारे लिए थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे, बट वी आर अप टू द चैलेंज। इसी सुरक्षा को लेकर दिल्ली के प्रगति मैदान के आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू हो गई, ताकि कोई भी गड़बड़ी नजर आते ही कार्रवाई की जा सके। उधर भारत के साथ मिलकर फाइटर जेट का इंजन बनाने की डील को अमेरिकी संसद की मंजूरी मिल गई। इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा के दौरान इस डील पर दोनों देशों की सहमति बनी थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए बाइडेन सरकार ने समझौते को अमेरिकी संसद से भी मंजूरी दिलवा दी। इस डील के तहत अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी F414 फाइटर जेट के इंजन बनाने के लिए अपनी 80% तकनीक भारत को देगी, जबकि बाकी का काम रक्षा क्षेत्र से जुड़ी भारतीय कंपनियां करेंगी। इस इंजन से भारत हल्के लड़ाकू विमानों की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी में है। खबर है कि ये लड़ाकू इंजन तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए बनाए जाएंगे और इस सौदे के तहत 99 जेट इंजनों को बनाने का प्लान है। F414 इंजन को काफी दमदार माना जाता है। कई रक्षा जानकार इस डील को भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर भी मान रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका के इस इंजन से भारतीय लड़ाकू विमान और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को काफी मजबूती मिलेगी।
इस बीच खबर है कि भारत की तोपों की ताकत देखने के बाद ब्राजील उन तोपों की खरीदारी कर सकता है। एक रोज पहले राजस्थान के जैसलमेर में युद्धाभ्यास करके भारत ने दुनिया को अपनी तोपों की ताकत दिखाई और इस दौरान वहां ब्राजील की सेना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और खबर है कि भारत की तोपों की ताकत देखने के बाद ब्राजील उन तोपों को खरीदना चाहता है। ब्राजील की सेना को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए 36 तोपों की जरूरत है और ब्राजील चाहता है कि उनकी ये जरूरतें भारत पूरा करें क्योंकि भारतीय तोप सस्ते और नई तकनीक से लैस हैं। इससे पहले ब्राजील अमेरिका से होवित्जर की खरीदारी करता था, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय तोपों की ताकत देखने के बाद ब्राजील के सेना अध्यक्ष उन तोपों को खरीदना चाहते हैं। भारत और ब्राजील ब्रिक्स के सदस्य होने के अलावा पुराने दोस्त भी हैं। ऐसे में ब्राजील की सेना इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सैन्य सहयोग को बढ़ाना चाहती है। इधर खबर है कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा ने भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए हाथ मिला लिया। कई राज्यों में हुई छापेमारी के बाद जांच एजेंसियां एनआईए को इस बात की जानकारी मिली, जिसके मुताबिक आतंकी संगठन टीटीपी और अलकायदा भारत के खिलाफ डिजिटल जंग लड़ने की फिराक में है। खबर है कि अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए इन दोनों ने हाथ मिला लिए हैं। इस बात का पता एनआईए की कार्रवाई में चला। जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण एनआईए के हाथ लगे। आशंका जताई गई कि भारत में हैकिंग समेत कई दूसरी साजिश रचकर टीटीपी और अलकायदा अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो संख्या में युवाओं को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में हैं। इसी साल अप्रैल में एनआईए ने इस तरह की खबर मिलने के बाद केस दर्ज किया था और उसी केस में इन चारों राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू बस ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो बस उन गाड़ियों पर चढ़ती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग दुकान के पास खड़े नजर आए। इसी दौरान एक महिला सड़क किनारे खड़े एक स्कूटर के पास जाती दिखी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची तभी पीछे से आ रही वो बेकाबू बस सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को रौंदती चली गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो महिला भी बस की चपेट में आ गई। इस घटना से वहाँ कई लोग इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुँच गयी, जिसके बाद बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है, बस जब्त कर ली गई। इस सड़क हादसे में उस महिला को चोटें आई। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में तेजी छाई रही और बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बने रहे और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 555 अंक चढ़कर 65,387 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181 अंक चढ़कर 19,306 पर बंद हुआ। इस दौरान ऑयल एंड गैस, पावर, मेटल, ऑटो और बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर भी मुनाफे में रहे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की एक कंपनी टाइटैनिक के मलबे के पास जाने की तैयारी में जुट गई। जून में ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन समंदर की गहराई में धमाका होने की वजह से उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इस हादसे के बावजूद अमेरिका की उस कंपनी ने टाइटैनिक के मलबे के पास जाने की तैयारी कर ली। यही नहीं, उस कंपनी ने टाइटैनिक के कुछ ऐतिहासिक मलबे को लाने का प्लान भी बनाया। अमेरिका के जॉर्जिया में मौजूद आरएमएस टाइटैनिक इंक नाम की कंपनी ने अगले साल अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे के खोजी अभियान पर जाने का ऐलान किया, जिसके बाद अमेरिका की सरकार ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका इस अभियान को रोकने के लिए कुछ देशों से समझौता भी करना चाहता है, क्योंकि इस कंपनी के पास टाइटैनिक जहाज के मलबे को लाने का अधिकार मिला हुआ है और ये कंपनी पहले भी टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास जा चुकी है। इस बीच नया नक्शा जारी कर चीन एक बार फिर बुरी तरह घिर गया। भारत के साथ ही फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान ने भी चीन के नए नक्शे को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, सभी ने मिलकर चीन को खरी खोटी भी सुनाई और चीन के नक्शे को खारिज करते हुए कड़े शब्दों में बयान जारी कर आरोप लगाया कि चीन उनके क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहा है। यानी नक्शे वाले प्रोपेगेंडा पर चीन चारों तरफ से घिर गया। चीन को शायद यही लगा होगा कि उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन चीन का ये भ्रम टूट गया। उसके खिलाफ फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान खड़े हो गए और नए नक्शे पर उसे घेर लिया। चीन दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस, वियतनाम को आंख दिखाता रहता है। इन दोनों देशों से चीन के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं, लेकिन अब ये देश एक नक्शे के सामने आते ही चीन के खिलाफ खड़े हो गए। एक दिन पहले नेपाल ने भी चीन के नए नक्शे को लेकर उसे आंख दिखाई थी, जबकि भारत भी इस पर कड़ा विरोध दर्ज करा चुका है। उधर ताइवान में भारत के 3 पूर्व सैन्य प्रमुखों की मौजूदगी की खबरों पर चीन बौखला गया। चीन ने इस पर सख्त नाराजगी जताई। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश बताता है।
लेकिन चीन को बर्दाश्त नहीं कि कोई भी देश ताइवान से नजदीकी बढ़ाए। इसीलिए चीन लगातार उन देशों का विरोध करता है जो ताइवान से किसी भी तरह के रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में जैसे ही उसे इसकी खबर लगी कि भारत के 3 पूर्व सैन्य प्रमुख ताइवान की राजधानी ताइपे में कुछ दिनों पहले आयोजित कोटगलान फोरम में शामिल हुए, चीन बौखला गया और उसने ताइवान के साथ आधिकारिक बातचीत का कड़ा विरोध किया। खबर के मुताबिक भारतीय नौसेना, सेना और वायुसेना के पूर्व प्रमुखों ने ताइवान में कोटगलान फोरम के 2023 हिंद प्रशांत सुरक्षा संवाद में शिरकत की थी। इस बीच अमेरिका के मीडिया के मुताबिक कैरेबियाई देश हैती में बिगड़ते हालात की वजह से अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हैती में सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि वहाँ की सरकार लोगों की रक्षा तक नहीं कर पा रही। इसलिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द कैरेबियाई देश हैती छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। यही नहीं, अमेरिका ने वहां की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में अपना दूतावास अस्थायी तौर पर बंद कर दिया, क्योंकि हैती में अपराध चरम पर पहुंच गया और वहां घातक हथियारों से लैस कई आपराधिक गिरोह ने आतंक मचा रखा है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस के करीब 80% इलाका वहाँ की सरकार के हाथ से निकल चुका है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में महज 10,000 ही पुलिसकर्मी हैं, जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने हैती में रह रहे अपने नागरिकों को वहां से निकालने की सलाह दी। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच उस वक्त तनाव चरम पर पहुंच गया जब एक हमले में आर्मेनिया के 4 जवान मारे गए। दोनों देशों के बीच 3 दशकों से कट्टर दुश्मनी है और इस दुश्मनी के बीच आर्मेनिया का पारा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उसकी सीमा पर अजरबैजान ने बड़ी कार्रवाई कर दी, जबकि एक जवान उनके हमले में घायल हो गया। बाद में अजरबैजान ने भी आरोप लगाया कि आर्मेनिया की सेना ने उसके कुछ सैनिकों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा थे। दोनों देश अलग होने के बाद एक दूसरे के पड़ोसी बने, लेकिन सीमा विवाद पर एक दूसरे के खून के प्यासे भी बन गए। नागोर्नो काराबाख नाम के इलाके के लिए दोनों हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं और कई बार खूनी लड़ाई तक लड़ चुके हैं। मौजूदा वक्त में आर्मेनिया और अजरबैजान भले ही जंग के मैदान में आमने सामने ना हो, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर आए दिन हमले करती रहती हैं। और अजरबैजान के ऐसे ही हमलों का जवाब देने में आर्मेनिया भी कभी पीछे नहीं रहा, बल्कि उसने तो हमलों के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया। आर्मेनिया के अजरबैजान के सैनिकों पर हमले का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, जिसमें आर्मेनिया ने अजरबैजान की सीमा पर हमला करने का दावा किया। इसके लिए आर्मेनिया ने ड्रोन का सहारा लिया और फिर बम गिरा दिया। हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें जमीन पर 2 सैनिक दिखाई दिए। इसके बाद जैसे ही ड्रोन ने टारगेट सेट किया, उसमें से बम छोड़ दिया गया। आसमान से छूटा बम पलक झपकते ही जमीन पर जा गिरा और फिर वहां तेज धमाके के साथ धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। बम फटते ही 2 सैनिक वहां से भाग निकले। वो कुछ ही मीटर पर जाकर गिर गए। उधर यूक्रेन की सेना ने जापोरिजिया में मौजूद एक गांव से रूस की फौज को खदेड़कर उसके सुरक्षा घेरे में बड़ी सेंध लगाने का दावा किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जिस गांव को आजाद कराया गया वो पूर्वी यूक्रेन में सैन्य रणनीति के लिए काफी अहम माना जाता है। इसीलिए रूस की सेना ने वहां कब्जे के बाद से ही मजबूत किलेबंदी कर दी थी, लेकिन यूक्रेन ने रोबोताइन नाम के उस गाँव में रूस की फौज पर जोरदार पलटवार करने का दावा किया। और यूक्रेन की ओर से वहां किए गए हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें बेहिसाब बारूद गिरते नजर आए। गुच्छों की शक्ल में गिरते सैकड़ों बमों ने पूरे इलाके को धुआं कर दिया। रोबोताइन गांव पर कब्जा यूक्रेन के लिए काफी अहम माना गया, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के जापोरिजिया में मौजूद रोबोताइन गांव से गुजरने वाला हाईवे तोकमक शहर की ओर जाता है और यही हाईवे आगे जाकर अजोव सागर के किनारे पर बसे बर्जाइंस्क और मेलितोपोल शहर को जोड़ता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस अजोव सागर के रास्ते इसी हाईवे से अपने सैनिकों और हथियारों को पूर्वी यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में भेजता है। इसीलिए दावा किया गया कि रोबोताइन में यूक्रेन के कब्जे के बाद रूस के लिए वहां मुसीबतें बढ़ जाएंगी। वहीं 2 रोज पहले रूस के स्कोव शहर के जिस एयरपोर्ट पर हमला हुआ था उसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। रूस के मीडिया के मुताबिक उस हमले में रूस के 4 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए थे। इस हमले से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें जोरदार विस्फोट के बाद वहां आग की ऊंची लपटें देखी गई थी। अब इस हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई, जिनमें रूस के कम से कम 2 विमान जलकर पूरी तरह से राख हुए नजर आए, जबकि कई विमानों को हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा। रूस की मीडिया के मुताबिक स्कोव के उस एयरपोर्ट को निशाना बनाकर 20 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए थे। हालांकि रूस की सेना ने उनमें ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का दावा किया था। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक दुकानदार को बेरहमी से पीट दिया। बताया गया कि दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर उनके बीच बहस हुई थी और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने उस दुकानदार पर जमकर लात घूंसे बरसाए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग उस दुकानदार से बहस करते नजर आए। तभी उनमें एक ने उस दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद।
मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। बड़ी खबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान से, जहां एक शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद बवाल हो गया। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गृह युद्ध की धमकी देते हुए भारत में विलय यानी मिल जाने की चेतावनी दी। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ वहां लोगों का गुस्सा पहले से ही बढ़ा हुआ था, लेकिन इसी दौरान पिछले हफ्ते एक शिया धर्मगुरु को विवादास्पद बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अलग अलग इलाकों में लोगों ने पाकिस्तान पर अत्याचार करने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों के भड़के गुस्से को देखते हुए कनाडा ने तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और उन्हें वहां नहीं जाने की सलाह दी, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान से सामने आ रही प्रदर्शन की तस्वीरें डराने वाली हैं। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी से भड़के लोगों ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान का अत्याचार वो नहीं सहेंगे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिलाए जाने के नारे लगाए और शिया धर्मगुरु की रिहाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गृह युद्ध की चेतावनी के साथ भारत में विलय की धमकी भी दे डाली। दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। बीते 5 दिनों में गिलगिट बाल्टिस्तान इसी तरह सुलग रहा है। वहाँ के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी के बाद गिलगिट बाल्टिस्तान के कई इलाकों में विरोध की आग भड़क गई। सड़क पर उतरे लोगों ने पाकिस्तान पर शिया समुदाय पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। और गिलगिट बाल्टिस्तान में मचे बवाल के बाद कनाडा ने एक बड़ा फैसला ले लिया। वहां की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी और उन्हें गिलगिट बाल्टिस्तान जाने से बचने की सलाह दी, क्योंकि वहां कई इलाकों में शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। गिलगिट बाल्टिस्तान से सामने आए वीडियो में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करते दिखे। इसी वजह से कनाडा की सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों को वहां नहीं जाने की सलाह दी। गिलगिट बाल्टिस्तान के अलावा कनाडा की सरकार ने पाकिस्तान के कुछ शहरों की यात्रा करने से भी अपने नागरिकों को रोका। कनाडा सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में नागरिकों को कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर नहीं जाने की सलाह दी गई। उधर पाकिस्तान में महंगे बिजली बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां कई शहरों में महंगे बिजली बिल की वजह से जनता का गुस्सा फूट पड़ा, जिसकी एक तस्वीर कराची से आई, जहां हजारों महिलाएं विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरी और उन्होंने अपने घरों में आए महंगे बिजली बिलों को जलाकर प्रदर्शन की आग को और भड़का दिया। इस दौरान उन महिलाओं ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार ने देश में मची किल्लत के बावजूद वहां के नेताओं और अफसरों को मुफ्त में बिजली और पेट्रोल दिया, जिसकी वजह से वहां इन दिनों दोनों चीजों के दाम आसमान छूने लगे। मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल उनको दिया जा रहा है, उसका सारा दबाव अवाम के ऊपर है। इस विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों की तादाद में महिलाएं इकट्ठा हुई, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी जताई। इस दौरान ये मांग की गई कि पाकिस्तान की सरकार बिजली के दामों में कटौती करे ताकि जनता को राहत मिल पाए। इस बीच पाकिस्तान में महंगी बिजली से कराती जनता के ऊपर महंगे पेट्रोल की मार पड़ते ही वहां हाहाकार मच गया। एक दिन पहले वहां की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वहां पेट्रोल के दाम 300 पाकिस्तानी रुपए से ऊपर पहुंच गए, जिससे पाकिस्तान में भूचाल सा आ गया। एक दिन पहले ही वहां की मौजूदा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14 पाकिस्तानी रुपयों का इजाफा कर दिया, जिसके बाद वहां पेट्रोल की कीमत 305 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं 1 लीटर डीजल खरीदने के लिए अब पाकिस्तान की जनता को 312 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने होंगे। पाकिस्तान की जनता ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया, जिसके बाद पहले से ही महंगे बिजली बिल और महंगी चीनी की वजह से परेशान जनता का हाल और बुरा हो गया। और इसी से जुड़ा एक वीडियो भी इस दौरान इंटरनेट पर वायरल हो गया। पाकिस्तान से सामने आए इस वीडियो में एक शख्स पेट्रोल के दामों से तंग आकर अपनी मोटरसाइकिल को तोड़ता नजर आया। पेट्रोल की कीमतें वहां इतनी बढ़ गई हैं कि आम लोगों की कमर टूट चुकी है, और वो भी बहुत बुरी तरह से। पाकिस्तान से सामने आए इस वायरल वीडियो में वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर डंडे बरसाता दिखा। इस दौरान वो पाकिस्तान में आसमान छूते पेट्रोल के दामों पर बहुत बुरी तरह भड़का दिखाई दिया।
इस दौरान उसने इतने गुस्से में अपनी मोटरसाइकिल पर डंडे मारे कि उसकी सूरत ही बिगड़ गई। उस बाइक की पेट्रोल की टंकी और सीट तो उससे अलग होकर सड़क पर बिखर गए। हालांकि वो उसके बाद भी नहीं रुका और तब तक उस मोटरसाइकिल पर डंडे बरसाता गया जब तक वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हो गई। और पाकिस्तान के लोगों के लिए ये इकलौती मुश्किल नहीं है, बल्कि वहाँ तेल के दाम के बाद अब ट्रेनों का किराया बढ़ाने की तैयारी भी पूरी हो गई है। इसके अलावा माल ढुलाई का किराया बढ़ने की वजह से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ने तय हैं। मतलब ये कि वहाँ के लोगों पर चौतरफा मार पड़ने वाली है, जिसका मतलब ये कि वहाँ के लोगों के लिए गाड़ियों से सफर करना तो मुश्किल था ही, और अब उन्हें ट्रेन से सफर करने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां के रेलवे मंत्रालय ने ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। वहां के रेलवे विभाग के ऐलान के मुताबिक शनिवार से वहां ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के किराए में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसका मतलब ये कि अगर किसी ट्रेन का टिकट 100 रुपए का था तो अब वो 105 रुपए का मिलेगा। वहीं ट्रेन के जरिए कुरियर और अन्य सामान भेजने वालों को भी 5% एक्स्ट्रा किराया भरना होगा। और पाकिस्तान में वहाँ के रेलवे विभाग के इस फैसले का असर वहाँ के लाखों लोगों पर पड़ेगा, जिसका मतलब ये कि सड़कों पर चलने से कतरा रही पाकिस्तान की जनता का अब ट्रेन के जरिए सफर करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बीच कंगाल पाकिस्तान को चीन ने बकाया चुकाने की धमकी दे डाली। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां एक खदान से कोयला निकालने वाली चीन की एक कंपनी ने पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उसका बकाया रकम नहीं दी गई तो वो कोयले की खुदाई बंद कर देगा, क्योंकि दावा किया गया कि कर्ज के दलदल में फंसे पाकिस्तान ने कई महीनों से चीन की उस कंपनी को पैसे नहीं दिए। और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक जुलाई के अंत तक पाकिस्तान की सरकार पर उस कंपनी का बकाया करीब 1550 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो गया। इसीलिए चीन की कंपनी ने 10 सितंबर तक पैसे चुकाने का अल्टीमेटम दे दिया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने तय तारीख पर बकाया रकम नहीं चुकाई तो वो खदान में कोयला खुदाई बंद कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को बड़े बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन की वो कंपनी खदान से जो कोयला निकालती है उसका ज्यादातर हिस्सा बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लखनऊ से। वहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम अंकित वर्मा, अजय रावत और शमीम उर्फ बाबा हैं। आरोप है कि इन तीनों ने ही मिलकर विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस पिस्तौल से हत्या की गई वो उसी कमरे में तकिए के नीचे रखी थी। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले विनय और उन तीनों आरोपियों के बीच हाथापाई भी हुई थी। जांच में पता चला कि घटना वाली रात इन चारों के अलावा सौरभ रावत और अरुण प्रताप सिंह उर्फ बंटी नाम के 2 और लोग भी वहां मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक पहले सबने मिलकर पार्टी की और फिर जुआ खेलने के दौरान विनय 12,000 रुपए हार गया। इसी बात पर विनय का उन लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद उन लोगों ने मिलकर उसे गोली मार दी। और लोगों ने काफी शराब का सेवन करा हुआ था। उसी दौरान में विनय ने झगड़ा किया। और बड़ी खबर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से, जहां इजराइल की सेना ने चरमपंथियों के एक ठिकाने पर बड़ा हमला किया। इजराइल की सेना के मुताबिक उस ठिकाने पर कई चरमपंथियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद चरमपंथियों के उस ठिकाने को घेरकर उन्हें सरेंडर के लिए बोला गया। लेकिन इसी दौरान चरमपंथियों ने गोलियां चला दी, जिसके बाद इजराइल की सेना के जवानों ने चरमपंथियों को घेरकर गोलीबारी कर दी। चरमपंथियों के ठिकाने से कई बंदूकें और भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने का भी दावा किया गया, जबकि फिलिस्तीन ने इजराइल की सेना के इस हमले को ज्यादती बताया और आरोप लगाया कि इस हमले में बेकसूर लोग मारे गए। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि वेस्ट बैंक में उस ठिकाने पर मौजूद चरमपंथी बड़े हमले का प्लान बना रहे थे। इसी वजह से इजराइल के सैनिकों ने इमारत को घेरकर हमला कर दिया। इजराइल की सेना के इस हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वेस्ट बैंक इलाके की एक इमारत से काला धुआं उठता दिखा। वीडियो में भयानक गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी। इसी वीडियो में सड़क के किनारे इजरायली सेना की गाड़ियां कतार में खड़ी नजर आईं। इस दौरान वहां लगातार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इजरायल की सेना के मुताबिक फिलिस्तीन समर्थक चरमपंथियों के खिलाफ इस एक्शन के दौरान पहले उन्हें सरेंडर के लिए बोला गया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इजरायल ने दावा किया कि जिस इमारत पर धावा बोला गया वहां से भारी मात्रा में बंदूकें और विस्फोटक बरामद किए गए। वेस्ट बैंक वो इलाका है जिस पर 1967 में ही इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तभी से वहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष हो रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक दुकानदार को बेरहमी से पीटा। बताया गया कि उस दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर उनके वहां बहस हुई
और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने उस दुकानदार पर जमकर लात घूंसे बरसाए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग उस दुकानदार से बहस करते नजर आए। तभी उनमें एक ने उस दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान दुकानदार ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। हालांकि दुकान में मौजूद कुछ लोगों ने पिटाई कर रहे लोगों से उस दुकानदार को छोड़ देने की अपील करते रहे, लेकिन उन लोगों ने एक न सुनी और उस पर हमला करते रहे। इस घटना में उस दुकानदार को काफी चोटें भी आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। उधर उत्तरी इराक में आतंकियों के खिलाफ तुर्की की सेना ने एक बड़ा हवाई ऑपरेशन चलाया। दावा किया गया कि जोरदार हमलों में कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। तुर्की के मीडिया की तरफ से इस हवाई ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें लड़ाकू विमान रात के अंधेरे में बमों की बारिश करते नजर आए। तुर्की के मुताबिक उसकी वायुसेना के जवानों ने कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। दावा किया गया कि लड़ाकू विमानों ने आतंकियों के ठिकानों पर काफी देर तक जोरदार हमले किए, जिसमें आतंकियों के कुछ हथियार गोदाम भी स्वाहा हो गए। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने पिछले 3 दशक से तुर्की की नाक में दम कर रखा है। इसीलिए तुर्की ने भी ये कसम खा रखी है कि जब तक कुर्द लड़ाकों का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान में मौत की सजा पर रोक के बाद एक कैदी की जेल में मौत का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। बताया गया कि जवाद रूही नाम के उस कैदी को पिछले साल हिजाब के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था और बाद में मौत की सजा सुना दी गई थी। लेकिन बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जवाद रूही की मौत की सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवाद रूही ने पिछले साल हिजाब के विरोध में हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में उन्हें लोगों को उकसाने के साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया, जिसके बाद जवाद रूही को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सजा पलट दी, लेकिन अब जब उनकी मौत हो गई तो इसमें साजिश की आशंका जताई गई। इधर चंद्रयान की सफलता के बाद अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के सूर्य पर जाने के पहले मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसरो के मुताबिक सूर्य की जानकारी जुटाने और उसकी सतह पर होने वाले विस्फोटकों का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो गई, जिसे सुबह करीब 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना किया जाएगा। इसरो ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि आदित्य L1 को रवाना करने से पहले लॉन्चिंग की रिहर्सल पूरी कर ली गई, जिससे लॉन्च के वक्त किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश न रहे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और इसी L1 पॉइंट की ऑर्बिट से अंतरिक्ष यान सूर्य के बारे में जानकारी जुटाएगा, जिसके जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और सूर्य मिशन से पहले इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम आदित्य L1 के एक छोटे मॉडल के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर दर्शन करने गए, जहां उन्होंने सूर्य पर मिशन की सफलता की कामना की। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी सौर मिशन से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे। उन्होंने तिरुपति जिले के चेंगलम्बा परमेश्वरी मंदिर में पूजा की और मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। क्योंकि इसरो के आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसे सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना किया जाएगा। उधर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर उस जगह को ढूंढ निकालने का दावा किया जहां रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हुआ था। 47 साल बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले ही 19 अगस्त को वो क्रैश हो गया था। इस घटना के करीब 12 दिन बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लूना 25 के क्रैश साइट यानी उस जगह को ढूंढने का दावा किया जहां लूना चांद की सतह से टकराया था। नासा के मुताबिक जिस जगह लूना 25 क्रैश हुआ वहां बड़ा गड्ढा बन गया। सबूत के तौर पर नासा की तरफ से चांद के दक्षिणी ध्रुव की 2 तस्वीरें भी जारी की गयी। पहली तस्वीर 27 जून 2020 की है, जिसमें चांद की सतह पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जबकि 24 अगस्त को जारी की गई दूसरी तस्वीर में उस बड़े गड्ढे से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गड्ढा भी नजर आया। नासा के मुताबिक ये गड्ढा करीब 10 मीटर चौड़ा है, जो लूना 25 के टकराने से बना। ये जानकारी दी गई कि यह गड्ढा लूना 25 की उतरने वाली जगह से करीब 400 किलोमीटर दूर है। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने ड्रोन का एक वीडियो जारी कर रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों का मजाक उड़ाया। दावा किया गया कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन के उस ड्रोन को नहीं मार पाए। और यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया वो उसके ड्रोन में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में एक हेलीकॉप्टर उस ड्रोन पर फायरिंग करता नजर आया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो हेलीकॉप्टर उस ड्रोन को ढेर करने में नाकाम रहा।
यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस एक लड़ाकू विमान और 2 हेलीकॉप्टर मिलकर उस ड्रोन को ढेर नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का भी मजाक उड़ाते हुए तंज कसा कि यूक्रेन के ड्रोन गिराने की ताकत उनमें नहीं है। उधर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक दोस्त महिलाओं पर की गई टिप्पणी की वजह से मुश्किल में फंस गई। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रेप को शराब के सेवन से जोड़ते हुए विवादास्पद बयान दे दिया, जिस पर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया और उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए जाने लगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दोस्त एंड्रिया जम्ब्रूनो ने इंटरव्यू के दौरान सुझाव दिया कि महिलाएं अधिक शराब न पीकर रेप से बच सकती हैं। उनके इस सुझाव के बाद पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। यहाँ तक कि उन्हें रेप के लिए महिलाओं को दोषी बताने का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। यही नहीं, इटली में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी दोस्त की टिप्पणी पर सवाल किए। हालांकि पूरी दुनिया में मचे हंगामे के बीच जॉर्जिया मेलोनी की दोस्त एंड्रिया जम्ब्रूनो ने अपना बचाव किया और दो टूक कहा कि उनकी टिप्पणी का गलत मतलब निकाला गया। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने चीन को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया। अमेरिकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहले रूस को चीन से दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, क्योंकि अगर रूस को चीन की गोद में बैठने से नहीं रोका गया तो अमेरिका के लिए आने वाले समय में मुश्किल बढ़ जाएंगी। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी विवेक रामास्वामी ने यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म करवाने का फॉर्मूला बताया। उनका मानना है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो ऐसा ही करेंगे। विवेक रामास्वामी का मानना है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देने की गारंटी देकर वो पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं और उनके सामने चीन के साथ साथ सभी तरह के सैन्य समझौते तोड़ने की शर्त रखेंगे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी कीमत पर रूस को चीन के पाले में जाने से रोकना होगा। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हथियारों की तकनीक रूस को बेचने की तैयारी में जुटे एक रूसी नागरिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उस आरोपी को पिछले हफ्ते भूमध्य सागर के टापू देश साइप्रस से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि आरोप लगा कि वो रूसी नागरिक अमेरिका की हथियार बनाने वाली एक कंपनी से सैन्य उपकरण खरीदकर उन्हें रूस की सेना को बेचने की फिराक में था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस सौदे के लिए उस रूसी नागरिक ने साइप्रस में एक फर्जी कंपनी बनाई थी, लेकिन दावा किया गया कि उस अमेरिकी कंपनी को वक्त रहते उस साजिश का पता चल गया, जिसके बाद आरोपी को साइप्रस में गिरफ्तार कर उसे अमेरिका भेज दिया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस रूसी नागरिक पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने समेत कई मामलों में केस दर्ज कर लिया गया, जिनमें दोषी पाए जाने पर उसे 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इधर खबर है कि यूरोप का देश ग्रीस भारत में बनाई गई अस्त्र मिसाइल का पहला खरीदार बन सकता है। अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली ताकतवर स्वदेशी मिसाइल है, जो उस टारगेट को भी आसानी से भेज सकती है जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर के पायलट की नजरें नहीं पहुंच पाती। क्योंकि ये घातक मिसाइल एक खास तरह के नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। 154 किलोग्राम वजन वाली अस्त्र मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है और इसमें 66,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की गजब की क्षमता है। इस मिसाइल की सबसे घातक बात इसकी स्पीड है, क्योंकि ये 5,556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर हमला करती है। मतलब फायर किए जाने के बाद पल भर में ही दुश्मनों का विनाश करने की ताकत है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि टारगेट की तरफ छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है। मतलब अगर टारगेट अपनी दिशा को बदल रहा है तो ये भी अपनी दिशा को बदलते हुए मार गिराने में सक्षम है। इन्हीं खासियतों की वजह से दुनिया के कई देश इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन खबर है कि यूरोप का देश ग्रीस इसका पहला खरीदार बन सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया ऐसा जंगी जहाज बनाने में जुट गया जो एक ही बार में मिसाइलों की बारिश कर दे। इसी साल जून में दक्षिण कोरिया की एक जहाज निर्माता कंपनी ने बुसान में एक प्रदर्शनी में इस खतरनाक जहाज के डिजाइन को प्रदर्शित किया था, जिसको बनाने में वो कंपनी 2019 से ही जुटी थी। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खतरनाक जंगी जहाज पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा। इसमें 50 से ज्यादा सैनिक सवार हो सकेंगे। इस युद्धपोत पर दुश्मन को तबाह करने के लिए सैकड़ों मिसाइलें तैनात होंगी। इस जहाज से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें और SM-2 इंटरसेप्टर मिसाइलों को दागा जा सकेगा, जो जहाज की सतह से हवा में और पानी में हमला करके दुश्मन को तबाह कर देगी। दक्षिण कोरिया के इस जंगी जहाज को उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया आए दिन अपनी परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइलों का परीक्षण करता है और दक्षिण कोरिया को धमकाता रहता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने उत्तर कोरिया के जासूसी सैटेलाइट मिशन का समर्थन करने वाली रूस की एक कंपनी और 2 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते ही अपनी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की थी,
लेकिन उसका वो मिशन फेल हो गया था। आरोप लगा कि रूस के उन नागरिकों और वहाँ की एक कंपनी ने उत्तर कोरिया के जासूसी सैटेलाइट मिशन में उसकी मदद की और समर्थन किया, जिसके बाद अमेरिका ने रूस की उस कंपनी और दोनों लोगों पर बैन लगा दिया। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों से परेशान होकर संयुक्त राष्ट्र ने उस पर बैलिस्टिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर बैन लगा रखा है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर कोरिया लगातार उन तकनीकों के जरिए अपने जासूसी सैटेलाइट मिशन को पूरा करने में जुटा है। इन मिशनों में उत्तर कोरिया की मदद या समर्थन करने वालों के खिलाफ अमेरिका पहले भी सख्ती बरत चुका है। उधर पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव अपनी मां को प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में रखने पर अमेरिका पर भड़क गए। उन्होंने अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए उसे चेतावनी तक दे डाली, क्योंकि अमेरिका ने रमजान कादिरोव की मां का नाम उन लोगों की लिस्ट में डाल दिया जिन पर उसने प्रतिबंध लगाया है। इसकी जानकारी जैसे ही कादिरोव को मिली, वो गुस्से से तमतमा गए। पुतिन के सबसे वफादार माने जाने वाले चेचन कमांडर कादिरोव ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे दी। Я вам не прошу, я пойду на все. इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों से बच्चों का अपहरण कर उन्हें रूस भेजने के मामले में कई लोगों पर पाबंदी लगाई और इस लिस्ट में उसने कादिरोव की मां का नाम भी शामिल किया। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का बदला कादिरोव यूक्रेन में ले सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कादिरोव के 30,000 से ज्यादा लड़ाके यूक्रेन में मौजूद हैं और पुतिन ने इन दिनों जापोरिजिया की जिम्मेदारी कादिरोव को दी हुई है। इस बीच ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि इजराइल और अमेरिका सैन्य अभ्यास में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। खबर है कि आने वाले कुछ महीनों में इन दोनों के बीच कई मिलिट्री ड्रिल होंगी, जिसके तहत अमेरिका और इजराइल की रणनीति ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की होगी। और इस सैन्य अभ्यासों में ये दोनों देश ईरान को सबक सिखाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद ईरान एटम बम बनाने के अपने कई साल के सपने को पूरा करने में जुटा है। यही नहीं, खबर है कि वो किसी भी वक्त अपने मिशन को पूरा कर सकता है, यानी ईरान के हाथ परमाणु बम लग सकता है, जिसे इजराइल खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। इसकी वजह यह है कि इन दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से कट्टर दुश्मनी है, जिसे देखते हुए इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका उसकी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इन सैन्य अभ्यासों में अमेरिका अपना पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल करेगा, जबकि इजराइल अपनी घातक मिसाइलों का दम दिखाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कनाडा में घरों की कमी को देखते हुए वहां की सरकार विदेशों से आए लोगों की गिनती का तरीका बदलने वाली है। दावा किया गया कि कनाडा में विदेश से आए लोगों की वजह से वहां के स्थानीय लोगों को घर नहीं मिल रहे, जिसके बाद वहां की सरकार नए तरीके से विदेश से आए लोगों की गिनती की तैयारी में जुट गई, ताकि सरकार को पता चल सके कि कनाडा में विदेश से कितने लोग आए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कनाडा में प्रवासी मजदूरों और विदेशी छात्रों की वजह से वहां के आम लोगों को घर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वहां के मूल निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए सरकार विदेश से आए लोगों की गिनती करने का तरीका बदलना चाहती है, जिसके बाद उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो कनाडा में पढ़ाई करने या नौकरी करने के लिए गए हैं। कुछ दिन पहले कनाडा की सरकार ने घरों की कमी को देखते हुए विदेशियों के घर खरीदने पर रोक लगा दी थी। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अपने कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में चुनाव करा दिए। बताया गया कि यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन में चुनाव करवाए गए। हालांकि यूक्रेन के इन चारों इलाकों पर रूसी सेना का पूरी तरह से कब्जा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहां लोगों से वोट डलवाए गए। डोनेस्क के मारियोपोल में चुनाव के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग वोट डालते नजर आए। बारी बारी से लोगों ने मतदान किया। यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ वक्त बाद रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का दावा किया था। हालांकि पुतिन की फौज पूरी तरह इन चारों इलाकों पर कब्जा नहीं कर पाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे से कई हिस्सों को आजाद भी करवाया, लेकिन अब जब यहाँ चुनाव कराए जाने की बात सामने आई तो यूक्रेन के भी होश उड़ गए। उधर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद पश्चिम एशिया और अफ्रीका में बैठे वैगनर ग्रुप पर पुतिन ने नजरें गड़ा दी। कुछ दिनों पहले ही वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की रूस में एक विमान दुर्घटना में मौत हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके बाद शायद पुतिन ही वैगनर ग्रुप को कंट्रोल करेंगे। और हुआ भी वही। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पुतिन ने वैगनर ग्रुप के साम्राज्य पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर लिया। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, लेकिन इसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के जून में पुतिन से बगावत के बाद वैगनर ग्रुप को शक की नजर से देखा गया। लेकिन बगावत के ठीक 2 महीने बाद अब जब प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है तो दावा किया गया कि पुतिन इस ग्रुप पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। बताया गया कि इसीलिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका में बैठे वैगनर ग्रुप पर पुतिन ने नजर गड़ा दी, ताकि जल्द से जल्द वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को पूरी तरह अपने पाले में लाया जा सके। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की मुलाकात से पहले संयुक्त राष्ट्र ने ग्रेन डील पर रूस को एक प्रस्ताव भेज दिया, जिसका मकसद किसी भी सूरत में रूस को काला सागर में अनाज समझौते पर लौटने के लिए तैयार करना बताया गया। रूस इसी साल जुलाई में ग्रेन डील से पीछे हटा था।
और इसीलिए कई देशों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही अनाज के प्रमुख निर्यातक हैं। लेकिन अब जब रूस काला सागर में अनाज समझौते से पीछे हट चुका है, तो इसका असर यूक्रेन के अनाज निर्यात पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कई देशों में भुखमरी के हालात बनने की आशंका जताई गई। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने रूस को एक बार फिर अनाज समझौते पर लौटने के लिए प्रस्ताव भेज दिया। खबर के मुताबिक जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप अर्दोआन की मुलाकात होगी। पिछली बार तुर्की के प्रयास से ही रूस ग्रेन डील को तैयार हुआ था, इसलिए ये उम्मीद की गई कि शायद दोनों की मुलाकात के बाद रूस काला सागर में अनाज समझौते पर लौट आए। और उधर सीरिया में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से नाराज लोग वहां के अलग अलग शहरों में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ सड़कों पर उतर गए, लेकिन सबसे तेज प्रदर्शन वहां के सुवेदा प्रांत में देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर गए और बशर अल असद सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने काफी देर तक सड़कों पर प्रदर्शन किया। पुरुषों के साथ महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल दिखी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को काबू नहीं कर पा रही है। सीरिया में सरकार ने 2 हफ्ते पहले ईंधन की कीमतों में दी जाने वाली सब्सिडी में एक कटौती कर दी, जिसके बाद वहां लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट पड़ा और वो सड़कों पर उतर गए। 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ प्रदर्शन अब और तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने इस साल के अंत तक यूक्रेन के 40,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देने की घोषणा कर दी। 27 देशों का संगठन EU यानी यूरोपियन यूनियन जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करता आया है, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को यूरोपियन यूनियन की तरफ से जंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल नवंबर महीने में यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देने के साथ ही इस मिशन की शुरुआत की थी। 3 महीने बाद उस लक्ष्य को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। लेकिन यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोराल के मुताबिक अब इस साल के अंत तक यूक्रेन के 40,000 सैनिकों को जंग के लिए तैयार किया जाएगा। दावा किया गया कि यूरोपियन यूनियन अपने इस मिशन के तहत यूक्रेन के करीब 25,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दे चुका है, जो जंग में रूस की फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस बीच रूस की मीडिया ने दावा किया कि वहां की सेना ने अपनी खतरनाक सर्माथ मिसाइल को जंग के लिए तैयार कर दिया। इस मिसाइल की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइलों में होती है, क्योंकि ये करीब 18,000 किलोमीटर तक हमले कर सकती है। यानी बीते 20 महीनों से जारी जंग में पुतिन अब आर या पार के मूड में है। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन के आदेश के बाद वहां की सेना परमाणु हमला करने में सक्षम सरमाथ मिसाइल को युद्ध के मैदान में उतारने वाली है। जून में ही पुतिन ने इस बाहुबली मिसाइल को युद्ध में इस्तेमाल करने की बात कही थी। रूस की सरमाथ मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बमों को दाग सकती है। इस मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक हमला कर सकती है। इस खतरनाक मिसाइल की रेंज में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश होंगे। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के लिए रूस की ये मिसाइल खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। उधर महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया। आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने वहां आगजनी की और कई बसों को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जब वो अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए धरने पर बैठे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज की घटना पर आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए ये लिखा कि महाराष्ट्र में अपने ही अधिकारियों के लिए प्रदर्शन करना नामुमकिन हो गया। उन्होंने ट्वीट के जरिए जालना में आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाने की घटना की निंदा की। आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य की सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। और महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और पूरे महाराष्ट्र में विरोध की आग भड़क गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़क पर आगजनी की और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र के कई जिलों में लोग सड़क पर उतरे और लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध दर्ज किया। जालना और बीड़ा में बंद का ऐलान कर दिया गया। लातूर में लोगों ने हाईवे पर टायर जलाए। गुस्साई भीड़ ने कई हाईवे पर जाम लगा दिया। पड़ा हुआ जो ये पानी में जाल है साहब, पड़ा हुआ जो ये पानी में जाल है साहब, यकीन जानिए दरिया की चाल है साहब। सौबात की एक बात कही राजीव ने, कहां कहां मेरे हिस्से के ख्वाब बिखरे हैं, हमारी नींद का जायज सवाल है साहब। तो मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौबात की एक बात।